हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक सिविलाइजेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उस्मान। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी किस तरह से भारत की पहली बाल पत्रिका चंदा मामा की शुरुआत हुई थी, और चंदा मामा के ही ज़रिए जुलाई 1947 के अंक में पहली कॉमिक स्ट्रिप आज़ादी का ख्वाब के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो आज़ादी का ख्वाब नाम से स्ट्रिप प्रकाशित हुई थी, और एक बात पिछले एपिसोड में जो रह गई थी वो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आज़ादी का ख्वाब जो स्ट्रिप है उसके जो क्रिएटर हैं वो हैं एमटीवी आचार्य। एमटीवी आचार्य ने ये स्क्रिप्ट बनाई थी जिसका शीर्षक था आज़ादी का ख्वाब, और चंदा मामा में ये जुलाई 1947 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ये आज़ाद भारत की पहली कॉमिक स्ट्रिप है जो कि जुलाई 1947 को प्रकाशित हुई थी। तो अब इसके अलावा पिछले एपिसोड में एक चीज़ और छोटी सी गलती हुई है। एक जगह पर 1047 प्रिंट हो गया है, यानी कि 1047, जो कि देखने वाला समझ जाएगा कि 1047 नहीं है, 1947। वो जो सन है वो 1947 है। हमें इस बात का अफसोस है, पिछले एडिशन में ये गलती हुई हमसे। टाइपिंग का एरर है ये, मतलब बोलने का एरर नहीं है, समझ में आता है कि ये टाइपिंग का एरर है। तो पिछले एपिसोड को आप सभी ने काफ़ी पसंद किया, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स भी आए और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, और साथ ही साथ काफ़ी लोगों ने इसको प्रोत्साहित किया। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपना दूसरा एपिसोड आज शुरू करेंगे, और इस एपिसोड में हम खासकर बात करेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से भारत में कॉमिक्स की शुरुआत हुई। अभी हमने पिछले एडिशन में जाना था कि किस तरह से, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरह से पहली बाल पत्रिका प्रकाशित हुई, जो कि बी नागी रेड्डी और उनके दोस्त चक्रपाणी ने मिलकर शुरुआत की थी जिसकी। और ये स्ट्रिप जो थी आज़ादी का ख्वाब, ये तेलुगु भाषा में थी, जिसको एमटीवी आचार्य ने क्रिएट किया था। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत में कॉमिक्स की शुरुआत हुई। ये जो स्ट्रिप है ये अभी भी कॉमिक्स के रूप में नहीं थी। कॉमिक्स के जैसा स्ट्रिप तो थी, सिंगल पेन, मतलब एक पेज, 2 पेज की स्ट्रिप थी, और लेकिन कॉमिक्स के रूप में नहीं थी। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से कॉमिक्स की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉमिक्स सिविलाइजेशन, मतलब एक रिसर्च को लेकर जब मेरी रिसर्च चालू थी और मैं अलग अलग शहरों में गया, तो मेरी रिसर्च मुझे मुंबई लेकर गई, जहाँ पर मैंने मुलाकात करी भारत के महान कार्टूनिस्ट और भारत के बच्चों को पहला सुपर हीरो देने वाले राइटर, क्रिएटर और कार्टूनिस्ट आबिद सुरती जी से। आबिद सुरती जी से मैंने जो मुलाकात करी तो मैंने कॉमिक्स को लेकर बहुत कुछ जाना उनसे, और किस तरह से शुरुआत हुई थी कॉमिक्स की भारत में, और किस तरह से ये एक धीरे धीरे एक पूरी तरह से कॉमिक के रूप में आई। अभी जी ने बताया कि उन्होंने कॉमिक्स की का बनाने का जो एक आइडिया था, एक विज़न था, उनको बचपन में ही आ गया था। और किस तरह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक जर्मन सैनिक पास कराए जाते थे भारत से बर्मा के लिए, तो एक छोटी ट्रेन हार्बर लाइन पर, मुंबई में जो हार्बर लाइन है वहाँ पर चला करती थी, जो काफ़ी धीमी चलती थी, और उस पर वो सोल्जर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सोल्जर्स थे तो वो उस पर होते थे। तो आबिद जी और उनके साथ ग्रुप के कई सारे बच्चे होते थे जो उस ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ते थे। कभी उन सोल्जर्स में से कुछ उनको चॉकलेट वगैरह फेंक कर दे देते थे, कभी कुछ सिक्का उछाल देते थे, और इसी दौरान किसी एक सोल्जर्स ने एक कॉमिक्स उछाल दी। तो सारे बच्चे उस कॉमिक्स पर झपट पड़े, और किसी के हाथ में एक पेज आया, किसी के हाथ में 2 पेज आया, आबिद जी के हाथ में भी एक पेज आया, और वो कॉमिक्स थी मिकी माउस की। तो इस मामले में हम खैर आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आबिद जी की शख्सियत जो है वो किसी 2-4 लाइन में ख़त्म नहीं की जा सकती। हम उसके लिए पूरा एक एपिसोड बनाएंगे आगे चल के। फिलहाल आबिद जी से जब मैंने मुलाकात करी तो उन्होंने मुझे कुछ ख़ास कॉमिक्स दिखाई जो कि अभी तक किसी की भी नज़र से बची हुई थी। ये एक पॉकेट कॉमिक्स थी, एक छोटी कॉमिक्स, और इसका शीर्षक था रंग लखुटी। रंग लखुटी नाम की ये पॉकेट कॉमिक्स थी, और ये रमाकुड़ू प्रकाशन ने प्रकाशित की थी। 1952 में
रामाकुड़ू प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया था और ये 2 रंगों में ही थी। इस कॉमिक्स में 2 कैरेक्टर थे, एक बच्ची का कैरेक्टर था और एक बंदर का कैरेक्टर था और इन दोनों के बीच में ही एक हास्य उत्पन्न होता था और ये कॉमिक्स जो थी 1952 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक और क्रिएटर दोनों ही आबिद जी थे और रामाकुड़ू प्रकाशन ने इसको गुजराती भाषा में प्रकाशित किया था। सत्तर पेज की ये कॉमिक्स थी और इसके 3 एडिशन आबिद जी ने मुझे दिखाए थे, जो कि मैंने बाद में स्कैन भी किए। 3 एडिशन आबिद जी ने मुझे दिखाए थे। 70 पेज की ये कॉमिक्स थी, लेकिन इस कॉमिक्स में थोड़ी सी एक दुविधा ये उत्पन्न होती है कि इस पे प्रकाशन वर्ष कहीं पर भी प्रिंट नहीं है, कहीं भी प्रकाशन वर्ष अंकित नहीं है या इसकी कोई आवृत्ति भी अंकित नहीं है। तो आबिद जी ने जो जैसा कि मुझे बताया कि ये 1952 में प्रकाशित हुई थी, तो मैं मानता हूँ कि ये 1952 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन अभी ये एक पूर्ण कॉमिक्स नहीं थी। हालांकि इसमें एक पूर्ण कॉमिक्स वाले गुण थे, हम इसको एक कॉमिक्स बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी ये एक पॉकेट कॉमिक्स के ही रूप में थी। हो सकता है प्रकाशन वर्ष को लेकर आबिद जी से कुछ कहीं चूक हो रही हो, उस मामले में मैं नहीं जाना चाहूँगा। और एक ये दूसरा विषय है कि पॉकेट कॉमिक्स को कॉमिक्स माना जाए या नहीं। वैसे मैं तो पूरी तरह से कॉमिक्स ही मानूंगा उसको, क्योंकि पॉकेट कॉमिक्स सिर्फ साइज में ही छोटी होती है, वो एक कॉमिक्स ही होती है, उसमें साइज के अलावा और कोई फ़र्क नहीं होता, बाकी कॉमिक्स से कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये 1952 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, रंग लखुटी जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी और रामाकुड़ू प्रकाशन ने 1952 में इसको प्रकाशित किया था। मैं इसको एक पॉकेट कॉमिक्स मानता हूँ और ये RGB कलर में थी। तो इस तरह से, हालांकि अभी सुधार की, रिसर्च की और भी गुंजाइश बाकी है, आगे हम बढ़ते रहेंगे और जगहों के बारे में भी जानेंगे। तो अभी जो था, एक स्ट्रिप से लेकर जो कि चंदा मामा में प्रकाशित हुई थी, आज़ादी का ख्वाब, से हम एक पॉकेट कॉमिक्स तक आ गए कि किस तरह से 1952 में रंग लखुटी प्रकाशन ने आबिद जी की स्ट्रिप रामाकुड़ू प्रकाशन ने रंग लखुटी नाम से प्रकाशित की थी, जो कि आबिद जी ने बनाई थी, साथ ही साथ उसको लिखा भी था। इसी तरह से आबिद जी काम कर रहे थे और 1960 से पराग पत्रिका के लिए फिर इन्होंने एक नए कैरेक्टर का बनाया, जिसका नाम था डॉक्टर चिंचू। डॉक्टर चिंचू के चमत्कार नाम से ये स्ट्रिप 1960 से पराग में प्रकाशित होना शुरू हुई थी। इसमें लाली और लीला नाम से 2 बच्चे थे और ये डॉक्टर चिंचू के चमत्कार जो स्ट्रिप थी, कभी 2 पेज में होती थी, कभी इसके पेज बढ़ जाते थे, 3 या 4 भी होते थे और ये पराग पत्रिका में, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित होती थी, जो पराग पत्रिका बच्चों की पराग पत्रिका में प्रकाशित होते थे। डॉक्टर चिंचू के चमत्कार, ये जो पत्रिका थी, ये जो स्ट्रिप थी, ये एक हास्य के साथ साथ वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के बीच में वैज्ञानिक चेतना का विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। इसमें दिखाते थे कि डॉक्टर चिंचू किस तरह से अपने आविष्कारों के माध्यम से, अपने या फिर किसी सिद्धांत के माध्यम से, दोनों बच्चों को लेकर उस सिद्धांत को, उस फार्मूले को, उस आविष्कार को बच्चों को समझाते थे, बताते थे। जैसे कि एक लाइन में अगर कहें कि लर्न विद फन, इस तरह से ये 1960 में पराग में प्रकाशित हो रही थी डॉक्टर चिंचू के चमत्कार, जिसके 2 कैरेक्टर और भी थे, लाली और लीला। 1960 से 1964 तक ये प्रकाशित होते रहे पराग में। लेकिन वही बात यहाँ पर भी आ जाती है, ये शुरुआती प्रयोग थे भारत में, अभी भी हम कॉमिक्स तक नहीं पहुँचे थे, ये शुरुआती प्रयोग चल रहे थे। जिस तरह से डॉक्टर चिंचू के चमत्कार नाम से आबिद जी की स्ट्रिप प्रकाशित हो रही थी, उसी दौरान शिहाब जी की भी स्ट्रिप प्रकाशित हो रही थी। फिर 1964 के दौरान ही आबिद जी की 3 पेज की स्ट्रिप डब्बू जी प्रकाशित होना शुरू हुई थी
इसको सबसे पहले चेत माछंदर नाम के गुजराती न्यूज़पेपर में शुरू किया गया था, जहां पर इसका नाम बटुक भाई था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये स्ट्रिप वहां चल नहीं पाई। अपने कुछ ही अंतराल के बाद ये एक तरह से फ्लॉप हो गई और आबिद जी को वो स्ट्रिप वहां से हटानी पड़ी। और उसी दौरान धर्मवीर भारती जी ने आबिद जी से कांटेक्ट किया, जो कि उस समय धर्मयुग मैगजीन के एडिटर थे, और उन्होंने कुछ इस तरह के एक स्ट्रिप देने की बात कही। तो आबिद जी ने बटुक भाई को ही हिंदी में लेकर आए और उसको नाम दे दिया डब्बू जी, और ये डब्बू जी धर्मयुग में प्रकाशित होने लगा। लेकिन देखते ही देखते डब्बू जी ने स्पीड पकड़ ली और जो बटुक भाई के नाम से चेत मछंदर में असफल रहा, फ्लॉप हो गया फार्मूला, वो स्ट्रिप डब्बू जी के नाम से धर्मयुग में चल निकली। तो अब ये धर्मयुग, हालांकि आबिद जी ने ये सोच के दिया था कि चलो भाई कुछ दिन तक पहले डब्बू जी को देते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा कैरेक्टर इजाद करेंगे और प्रॉपर एक ढंग से कैरेक्टर देंगे। लेकिन एक अलग ही चमत्कार हुआ। जो कैरेक्टर बटुक भाई के नाम से चेत मछंदर में गुजराती में फ्लॉप हो गया था, वो हिंदी मैगजीन धर्मयुग में चल निकला। तो इस तरह से डब्बू जी की शुरुआत हुई। उसी दौरान अनंत पाई एक पत्रिका प्रकाशित कर रहे थे जिसका नाम था मानव। मानव पत्रिका अनंत पाई 1963 ये 64 के बीच में प्रकाशित कर रहे थे, और ये पत्रिका सामाजिक और पत्रिका थी। साथ ही साथ स्वास्थ्य और समाज को लेकर ये पत्रिका थी। लेकिन इस पत्रिका का ज़्यादा कहीं अभी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है मेरे पास, कुछ खास इसकी जानकारी अब तक मिलती नहीं है मुझे। तो इस मामले में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा अभी कि ये पत्रिका किस तरह की थी और इसमें कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स की गुंजाइश थी या नहीं थी। ये थोड़ा मेरे लिए ये कहना अभी मुश्किल है। कॉमिक सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट को लेकर मेरी खोज मुझे मुंबई से वापस दिल्ली लेकर आई, और यहाँ मैंने मुलाकात की प्राण कुमार शर्मा जी से। जी हाँ, प्राण, बच्चों के चहेते कार्टूनिस्ट प्राण, बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी, रमन डाबू के क्रिएटर। तो मैंने प्राण साहब से जब मुलाकात की तो बातों का सिलसिला कुछ इस तरह से चला कि जब प्राण साहब ने ये जाना कि मैं किसी मीडिया जर्नलिस्ट हाउस से नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्री मेकर या फिर इस तरह से फिल्म बना रहा हूँ, तो प्राण साहब ने मुझसे काफ़ी अच्छे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और वो सारी बातें बताई जो कि अभी तक छुपी हुई थी। प्राण साहब से वैसे तो मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई और बहुत कुछ उन्होंने बताया, जो कि वही बात आ गई कि 2-4 लाइन में तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्राण साहब के ऊपर हम आगे चल के एक अलग एपिसोड लेंगे। अभी हमारा मकसद है कि हम इस बारे में जानें कि भारत में जो पहले स्ट्रिप आई, स्ट्रिप के बाद फिर पॉकेट कॉमिक्स आई, पॉकेट कॉमिक्स के बाद अब कॉमिक्स कौन सी थी और कैसे प्रकाशित हुई थी, किस तरह से क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ दुश्वारियाँ आई थी या क्या क्या हुआ था। हम अभी उस तरफ ही बने रहेंगे। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत सारे दोस्तों का, जिसमें से बुक ऑफ माइंड नाम का एक फेसबुक पैनल है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें प्रशांत चौबे और आदित्य मीना जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी नाम है, आप लोग मुझे इसका याद नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सपोर्ट किया। इसी तरह से मैं आपकी भी सपोर्ट मांगता हूँ। आप कॉमिक्स से जुड़े हैं, कॉमिक्स फैन हैं, अपने सुझाव भी मुझे देते रहिए। कुछ साझा करना चाहें तो आप कुछ साझा कर सकते हैं हमारे साथ। बाकी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन्स को दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए।